नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। एल्विश का सर्पलोक। जी हां, सांपों का जहर परोसने के जिस तरह के आरोप एल्विश यादव पर लगाए जा रहे थे, उसके बाद अब इस तस्करी मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव जेल तो पहुंच चुका है, लेकिन एल्विश के गुनाह के साथ देने वाले दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। नोएडा पुलिस एल्विश के जहर वाले नेटवर्क की कुंडली खंगाल रही है और माना यह जा रहा है कि एल्विश के बाद अब उसके दो साथियों फाजिल पुरिया और समय कटारिया भी नोएडा पुलिस के रडार पर हैं। जल्द ही पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, बुलावा भेजा जा सकता है। और आपको बता दें कि नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव ने सिंगर फाजिल पुरिया का नाम भी लिया है। एल्विश ने कबूला है कि फाजिल पुरिया की पार्टी में उसने सांप के साथ एक वीडियो बनाया था। वहीं एक यूट्यूबर से मारपीट के मामले में गुरुग्राम पुलिस एल्विश से पूछताछ कर रही है। गुरुग्राम पुलिस उसकी कस्टडी के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है। जल्द ही उसे गुरुग्राम लाया जा सकता है और इस बीच एल्विश पर शिकंजा कसता जा रहा है। नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ 32 पन्नों की एविडेंस सूरजपुर कोर्ट में पेश कर दिया है। हालांकि वकीलों की हड़ताल की वजह से अदालत में कामकाज नहीं हुआ। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र माही की एक रिपोर्ट सबसे पहले इस पूरे मामले पर आपको दिखाते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने उसको सांपों की तस्करी मामले में गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के सामने पेश किया, जहां उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि 17 मार्च को नोएडा पुलिस एल्विश यादव को नोएडा के थाना 113 बुलाती है। पूछताछ में तकरीबन 150 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर सवालों के जवाब एल्विश यादव नहीं दे पाता। जिसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब मामला आगे बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि एल्विश के बाद उसके गाने में जितने लोग दिख रहे थे, चाहे हम फाजिल पुरिया की बात करें जो हरियाणवी सिंगर हैं, या समय कटारिया की बात करें जो पूरे दिन एल्विश यादव के सोशल मीडिया पे साथ रहते। 20 थाना पुलिस, यानी कि जिस थाने में मौजूद हूँ, ये पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, पूरी टीम गठित कर रही है। और जैसे आपको बता दें 17 मार्च को एल्विश यादव को जेल भेजा गया। उसके बाद जो उसके वकील थे, यानी कि जो एल्विश यादव के वकील थे, वो जमानत के लिए पहुंचे, मगर कहीं ना कहीं नोएडा का जो जिला कोर्ट है उसके तमाम वकील हड़ताल पे थे, जिसके कारण कोर्ट में अपील नहीं हो पाई। वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी उत्तर प्रदेश के तमाम जो वकील हैं वो हड़ताल पे है, जिसके कारण एल्विश को तीसरे दिन भी जेल में अपनी पूरी रात काटनी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो नोएडा पुलिस है तमाम सबूतों के साथ आज जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो कोर्ट में गए हैं एविडेंस पेश करने। 32 ऐसे पन्ने तैयार किए गए हैं जिसमें जो एल्विश यादव है उसके पूरे काले कारनामों को दिखाया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से जो एल्विश यादव है नोएडा एनसीआर में रेप पार्टी करवाता है, वहाँ जहरीले सांपों को वो कहीं ना कहीं इंतजाम करता है और वेनम स्नैक, यानी कि जिस जहर से नशे का इस्तेमाल किया जाता है वो कहीं ना कहीं वो मुहैया कराता था। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर एक और जो मुकदमा दर्ज किया था एनडीपीएस एक्ट के तहत, जिसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि इस मामले में जो आरोपी होता है उसके ऊपर ड्रग्स की तस्करी या सप्लाई करने की बात होती है, या खुद सेवन करे या सार्वजनिक तौर पर कई लोगों को सेवन कराता है। अगर इस मामले में एल्विश यादव दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव के माता पिता अपने एल्विश यादव को बेकसूर बता रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि एल्विश यादव को फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एल्विश यादव का एक फेम बढ़ता गया, तमाम उन्होंने गाने किए, तमाम चीज़ें उनके साथ थी, मगर अब एक ऐसी लॉबी है जो एल्विश यादव को फंसाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्विश के माता पिता ने मेनका गांधी पे भी आरोप लगाया है और जो पीएफए है उन पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो पीएफए है वो एल्विश को फंसाना चाहती है, क्योंकि लगातार एल्विश का जो स्टारडम है वो बढ़ रहा है। मगर अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में नोएडा पुलिस एल्विश के साथ क्या फाजिल पुरिया को भी नोएडा बुला सकती है, ऐसे तमाम लोगों को नोएडा बुला सकती है जो एल्विश के वीडियो में थे। और जहां एल्विश के साथ आप देखेंगे तो उसके हाथ में या तो सांप होते थे या बिच्छू होते थे या ऐसे हथियार। फिलहाल जो पुलिस है सारे पहलुओं पे जांच कर रही है और आने वाले समय में ये पता लगेगा क्या फाजिल पुरिया भी नोएडा आ सकता है पूछताछ के लिए। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। और वहीं गिरफ्तारी से पहले नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की थी। पूछताछ में एल्विश ने गुनाह कबूल कर लिया है। रेव पार्टी, जहर, ड्रग्स का गुनाह कबूला है। गिरफ्तार लोगों से उसका मिलना जुलना था। जब 20 ml जहर नशे के लिए मंगवाया गया था, सांपों को मंगाने के लिए सपेरों से संपर्क भी करता था। ये तमाम खुलासे हुए हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कौन कौन से गुनाह एल्विश यादव ने कबूले हैं। इस बीच नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा ने कहा है कि एल्विश यादव को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
हमारे द्वारा इस संबंध में विवेचना की जा रही है और साक्ष्य संकलन के आधार पर जेल भेजा जा चुका है। गहनता से विवेचना प्रचलित है और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे या जो ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित आएंगे उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर वीडियो में सर सांपों के साथ कुछ और भी गायब कई लोग दिख रहे हैं, उन लोगों को लेकर क्या करें? हमारे द्वारा संपूर्ण वीडियो फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विवेचना की जा रही है। सर पूछताछ में इसने कुछ अन्य साथियों के नाम भी लिए थे जब आप लोग ने गहन पूछताछ की थी गिरफ्तारी से पहले। यह विवेचना का विषय है और जिनका नाम लिया गया है या जो भी साक्ष्य के क्रम में आएंगे सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। कुछ सबूत किया सर इसमें भी? आपके सामने तो YouTube पर बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं और बाकी चीज़ों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी की गई तो बताया गया कि उनका वीडियो है। इसी के क्रम में आगे हम विवेचनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि एल्विश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नोएडा पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आइए जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है। इस एक्ट के बारे में आपको बताते हैं क्योंकि इस एक्ट के अंडर अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर जमानत की संभावनाएं भी बेहद कम है। ये बहुत ही एक गंभीर एक्ट है। ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना इसमें शामिल है और खुद अगर आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और ड्रग्स खरीदने के लिए फाइनेंसिंग करते हैं, गांजा पीना या फिर खेती करना, इस एक्ट में जमानत नहीं मिलती है। अधिकतम 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो ये एनडीपीएस एक्ट है जिसके अंडर गिरफ्तारी हुई है एल्विश यादव की और इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं इन पॉइंटर्स के जरिए कि अगर इसके अंडर गिरफ्तारी होती है फिर जमानत की संभावनाएं बेहद कम हैं। मेरे सहयोगी महेंद्र माही ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से लाइव। महेंद्र का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, इस मामले से जुड़ी अगर कोई ताज़ा अपडेट है तो सबसे पहले वो दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। 17 तारीख को एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने सुबह 10 बजे के आसपास बुलाया था, जिसमें जो एल्विश यादव है अपने एक साथी के साथ नोएडा के थाना 113 वहाँ एक फार्म हाउस है जहाँ उसको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। तो एल्विश यादव को लगा कि जैसे बाकी दिनों में वो आम जिंदगी में जाता है और नॉर्मली मुलाकात करने, तो उसको लगा ऐसी होगा। नोएडा पुलिस ने तकरीबन 150 ऐसे सवाल थे पहले से ही तैयार करके बैठे थे कि आखिर एल्विश यादव से क्या सवाल पूछना है, क्योंकि नोएडा पुलिस के पास एफएसएल की वो रिपोर्ट भी थी जिसमें साफ तौर पे जाहिर किया गया था, साफ तौर पे कंफर्म किया गया था कि जो 20 ml की जो डिबिया थी पार्टी के दौरान मिली थी वो सांपों का जहर था। यानी कि वो कोबरा जो प्रजाति का सांप होता है कैरेट, उसका जहर था जो कि इस्तेमाल किया जाता है नशे के लिए। 1 ml नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि अगर वो अधिक उसकी क्वांटिटी हो जाए तो इसमें युवक की मौत भी हो सकती है। तो उस मामले में एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्योंकि आपको याद ही होगा कि 3 नवंबर 2023 को नोएडा में 49 थाना में एल्विश के साथ साथ कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज था और उसमें साफ तौर पर कहा गया था जिसमें वो पार्टी और ऑर्गेनाइज कराते हैं, रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, वहाँ सांप बुलाए जाते हैं। ऐसे सांप जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित होते हैं। उस मामले में 17 मार्च को नोएडा पुलिस एल्विश यादव को नोएडा बुलाती है पूछताछ के लिए। तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे पूछताछ करती है। तमाम सबूत नोएडा पुलिस को पहले ही मौजूद रहते हैं। उसके बाद नोएडा पुलिस एल्विश यादव को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसका मेडिकल कराती है। मेडिकल कराने के बाद उसको कोर्ट के सामने पेश करती है तथ्यों के साथ, जहां जो कोर्ट है उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं, यानी कि 17 मार्च को। 17, 18, आज 19 तारीख है, क्योंकि कल जिला कोर्ट के जो तमाम वकील की हड़ताल थी, आज उत्तर प्रदेश के तमाम जो वकील है वो हड़ताल पर, जिसके चलते आज भी सुनवाई नहीं हुई और कहीं ना कहीं आज की रात ही एल्विश यादव को जेल के दीवारों के बीच रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये वही एल्विश यादव है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। इनको लगता है जो इनका सिस्टम है उसके आगे हर कोई फ्लॉप है। मगर जब कहते हैं ना कि जब कानून अपना शिकंजा कसता है किसी के ऊपर तो हर कोई उस पर फ्लॉप नजर सामने आता है। वही हाल है एल्विश यादव को हो रहा है। एल्विश यादव वही है जो लग्जरी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखता था। आज जेल के अंदर नीचे जमीन पे सो रहा है, उसको 3 कंबल दिए जाते हैं बकायदा, जो आम कैदियों की तरह होते हैं उसके साथ किया जाता है। मगर इस बीच एल्विश यादव के माता पिता नोएडा के कई चैनल में आते हैं और वो ये कहते हैं कि जो एल्विश है वो बेगुनाह है, उसको फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है ये भी आप बता दें। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मेनका गांधी है, जो नेता है, वो एल्विश यादव को फंसा रही है और जो इनका एक पोर्टफोलियो है वो खराब। आज उनके पेरेंट्स इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। वो वीडियोस उन्होंने नहीं देखी जिसमें खुलेआम धमकियां दी जा रही थी, जिसमें सिस्टम को हिलाने की बात कही जा रही थी और आज उसी सिस्टम के नीचे कहीं ना कहीं एल्विश यादव नजर आ रहे हैं। तो क्या पेरेंट्स ये सब चीजों पर नजर नहीं रखते थे जो आज बेगुनाही की बातें कर रहे हैं? महेंद्र, बिल्कुल, देखिए कोई भी पेरेंट्स हो
उसका जो बच्चा होता है उसकी सारी चीजें पेरेंट्स को पता रहती है। मगर इस बीच जो एल्विस यादव के माता पिता है उनको साफ तौर पे मेनका गांधी और पीएफए जो जिन्होंने एल्विस के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था उसको कह रहे हैं कि ये लोग एल्विस को फंसाना चाहते हैं। मगर अब देखिए बात करते हैं एल्विस यादव की। इस बीच क्योंकि 17 तारीख को एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और देर रात एल्विस यादव ने अपने कुछ ऐसे इंजाम है जो एक्सेप्ट किए थे, यानी कि वो रेप पार्टी में जाता था और कहीं ना कहीं उस रेप पार्टी में सांप जो प्रतिबंधित सांप है जो भारत में बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, यानी कि चाहे हम दोमुहे की बात करें, ब्लैक कोबरा की बात करें, अजगर की बात करें, आमतौर पर ये जो सांप है आपको ना जू ना किसी जगह या म्यूजियम में भी नहीं मिलता, मगर इनकी पार्टी में जरूर मिल जाता। तो सवाल ये भी बड़ा खड़ा होता है कि आखिर ये ऐसे प्रतिबंधित और जो कि बिल्कुल देश में विलुप्त हो गए सांप वो कहाँ से लाते थे और फिर किस तरीके बिल्कुल से तमाम सांपों बहुत का गंभीर जहर सवाल हैं इस पूरे मामले पर। आगे भी आपसे चर्चा करेंगे महेंद्र इस बारे में। इससे पहले अपने दर्शकों को जरा हम बता देते हैं कि एल्विश यादव के खिलाफ ये पूरा मामला क्या है, इसका बैकग्राउंड जरा आप समझ लीजिए। रेव पार्टी में स्नेक वेनम सप्लाई करने का आरोप है एल्विश यादव पर। नोएडा सेक्टर 49 में एल्विश पर मुकदमा दर्ज हुआ। एल्विश समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिसमें नाम शामिल थे राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ, जिन पर केस दर्ज हुआ। नोएडा सेक्टर 51 में बैंक्वेट हॉल में एक रेव पार्टी थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये केस दर्ज हुआ। कोबरा समेत प्रतिबंधित सांपों की तस्करी का आरोप एल्विश यादव पर है। तो अब आपको बताते हैं कि नोएडा की रेव पार्टी में रेड के दौरान मिला क्या क्या। जब रेड हुई तो वहां पर किन किन चीजों की बरामदगी हुई वो भी जरा समझ लीजिए। नोएडा सेक्टर 51 में बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस को 9 जिंदा जहरीले सांप मिले थे, जिसमें 5 कोबरा, 2 दोमुहे सांप, 1 अजगर, 1 रेड स्नेक शामिल था। पुलिस को 20 ml जहर भी मौके से मिला था। पुलिस ने जहर को एफएसएल जांच के लिए भेजा था और उसके बाद आपको बताएंगे कि जो रेव पार्टी थी वहां पर क्या कुछ मिला, रेव पार्टी से क्या क्या जब्त किया गया। सांपों के जहर को रेव पार्टी से जब्त किया गया और जांच के लिए जयपुर एफएसएल भेजा गया। एफएसएल की रिपोर्ट में क्या पता चला ये भी आपको बताते हैं। 20 ml जब्त जहर सांप का निकला है। कोबरा और करैत सांपों का जहर इसमें शामिल था। जब्त सांपों की विष ग्रंथि निकाली गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मामला किस तरह से गंभीर है। एल्विश के गुनाहों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। नोएडा पुलिस के बाद अब गुरुग्राम पुलिस भी एल्विश यादव के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। एक यूट्यूबर से मारपीट के मामले में गुरुग्राम पुलिस जल्द ही एल्विश को पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी मोहित कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुग्राम में हुए मारपीट मामले में गुरुग्राम पुलिस अब एल्विश यादव को यूपी से गुरुग्राम प्रोटेक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एल्विश यादव को परसों यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था स्नेक यानी सांप की तस्करी, सांप के जहर की तस्करी मामले को लेकर के। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस ने जब एल्विश यादव को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में उसको कल पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। न्यायिक हिरासत के बाद अब गुरुग्राम पुलिस भी एल्विश यादव को पूछताछ के लिए गुरुग्राम लाने का मन बना रही है और ऐसे में अब एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि एल्विश यादव के खिलाफ जहां नोएडा में एक मुकदमा सांपों के जहर मामले को लेकर के दर्ज था, तो वहीं गुरुग्राम में ही एक मुकदमा लड़ाई झगड़े का भी दर्ज है, जिसमें 323, 506 जैसी संगीन जो धाराएं हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के कई वीडियोस भी एल्विश यादव की सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके अंदर इस मारपीट मामले के अंदर वो एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। इसके बाद ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था और जिस युवक के साथ मारपीट की गई वो भी एक मशहूर यूट्यूबर है जिनका नाम मैक्सटन है। तो ऐसे में एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही हैं और एक के बाद एक मामले जो हैं अब उनके फिर से तूल पकड़ रहे हैं और जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय नजर आ रही है कि यहाँ यूपी पुलिस काम कर रही है, तब गुरुग्राम पुलिस भी अपने हिस्से की कार्रवाई करने में जुटने लगी है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। और महेंद्र माही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। महेंद्र, इसमें इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं जिन पर अब गाज गिर सकती है, उनके बैक भी समझना चाहेंगे कि कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और क्या बैकग्राउंड है उनका। बिल्कुल, देखिए अगर एल्विश यादव के साथ अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं वो है फाजिल फरियाद, जो कि हरियाणवी सिंगर है और कहीं ना कहीं एल्विश यादव के साथ वो तमाम गानों में नजर आया और उसने भी यानी कि जो फाजिल फरियाद है उसके हाथों में वो जहरीले सांप दिखे जो एल्विश यादव के हाथों में दिखे। फिलहाल जब नोएडा पुलिस से हमने सुबह बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि आगे का एक्शन आपका क्या होगा, आगे का प्लान क्या होगा,
तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है, यानी कि डीसीपी विद्यासागर का कहना है कि देखिए वीडियो के आधार पे, यानी कि जो एलविश यादव ने वीडियो बनाई थी उसके आधार पर जितने लोग इसमें शामिल थे, चाहे हम समय कटारिया की बात करें, फाजल पुरिया की बात करें, या तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, उन सबको नोटिस किया जाएगा और उनसे पूछताछ किया जाएगा। जो सवाल एलविश यादव से पूछे गए थे वही सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर जिस सांपों का आप इस्तेमाल कर रहे थे अपने गानों में, या जो सांप आपके हाथों में थे, क्या वो जहरीले थे या क्या आप उन्होंने सपेरे के द्वारा बताया था, या किस तरीके से लीगल तरीके से आपने उसको अपने गानों में इस्तेमाल किया। क्योंकि देखिए बहुत रेयर केस होता है, अगर आप भारत या उत्तर प्रदेश में रह रहे हो या दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, तो सांप तो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, कहीं भी आपको सांप नहीं दिखाई देगा। यानी कि अगर आप किसी जंगल में जाते हैं तो वहां भी आपको सांप नहीं दिखाई देगा, मगर इनकी सोच और इनकी पैरवी माननी पड़ेगी कि किस तरीके से इलीगल तरीके से पैसा देके जहरीले सांपों को मंगवाते हैं, बाकायदा उनके साथ फोटोशॉप करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, एल्बम में कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल करते हैं, और जब इनका मन नहीं भरता तो उसी सांपों का जहर निकालकर ये नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये नशा इतना खतरनाक होता है, अगर इसकी क्वांटिटी 1 ml भी ज्यादा हो जाए तो युवक की मौत हो सकती है। डॉक्टर साफ तौर पर कह रहा है इसमें इंसान पूरा पैरालाइज हो सकता है, उसकी पूरी धड़कनें रुक सकती है। तो उस सांपों का ये नशा करते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि काफी जो युवा पीढ़ियां इन लोगों को फॉलो करती है, चाहे मैं एलविश यादव की बात करूं, फाजिल पुरिया की बात करूं, तमाम ऐसे जो बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, छोटे छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं कि एलविश यादव क्या कर रहा है, तो सोचिए उनके मन पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। बस मगर इनको अपनी फेम की चिंता थी, अपने पैसों की चिंता थी, और जिस तरीके से एलविश यादव शुरुआती दौर में ये कह रहा था कि अगर मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो मुझे आप जो सजा सुनाएंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मगर अब जब क्योंकि एलविश यादव ने कुछ चीजें एक्सेप्ट की है कि हाँ मैं रेप पार्टी में जाता था, वहां मेरा इन्वॉल्वमेंट था, और इसके बाद जो राहुल यादव यानी कि दूसरा ऐसा शख्स है जिसकी जो ऑडियो और वीडियो वायरल हो रही थी, जो पूरे पार्टी को ऑर्गेनाइज कराता था एलविश यादव के नाम पर, चाहे हम छतरपुर की बात करें, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम जगहों पे राहुल यादव तमाम ये पार्टी ऑर्गेनाइज कराता था। तमाम जो प्रतिबंधित सांप थे जो भारत में बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं उनको बकायदा मंगाता था, लोगों के एक शोषोबाजी के लिए उनका जहर इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि इनको जो नशा है और बढ़िया तरीके से कर ले। और बार बार इंडिया न्यूज ये खबर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो बताना चाहता है कि किस तरीके से युवा पीढ़ी को जो एलविश यादव और जैसे लोग हैं किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो देश का युवा है वो गलत दिशा में जा रहा था, मगर अब कहीं ना कहीं जब नोएडा पुलिस ने एलविश यादव को ऊपर शिकंजा कसा है तो और जो इसके साथ के लोग हैं अब वो सोशल मीडिया से भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। क्योंकि देखिए फाजिल पुरिया का अगर आप देखते थे सोशल मीडिया एलविश की गिरफ्तारी से पहले हर दिन वो कोई ना कोई वीडियो डालते थे, चाहे हम तमाम सोशल मीडिया की बात करें, मगर अब वो शांत बैठे हैं। इनके तमाम जो क्रिएटर है यानी यूट्यूब जो क्रिएटर है वो वीडियो डालते थे इनकी सपोर्ट में कि एलविश यादव हम आपके साथ हैं। इनकी आर्मी जो एलविश आर्मी जो कहती है जो सोशल मीडिया पे किसी को भी घेर लेती है। हमने वो वीडियो भी देखा था एलविश यादव का जिसमें एलविश यादव सागर ठाकुर को खुलेआम चैलेंज करते हैं और उसके घर पे ही जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं। उस दौरान भी जो गुरुग्राम पुलिस है वो हाथ पे हाथ धर के बैठ के, मगर अब जब नोएडा पुलिस ने एलविश यादव को गिरफ्तार किया, जेल में डालने की बात की, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस भी हरकत में आई। अब वो वारंट चाहती है, वो अरेस्टिंग चाहती है एलविश यादव की ताकि वो सागर ठाकुर के मामले में उससे पूछताछ कर ले। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एलविश यादव ने अपने कुछ गुनाह कबूले, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में साफ तौर पर जाहिर हो गया कि जो 20 ml की जो डिबिया थी वो कोबरा कैरेट प्रजाति का जहर था जो कि नशे में इस्तेमाल किया जाता था। आज नोएडा पुलिस ने 32 पन्नों की रिपोर्ट, यानी कि अगर किसी को आरोपी ठहराया जाता है तो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, पूरा एक पहलू तैयार किया जाता है कि शुरू से लेकर आखिर तक किन किन चीजों पे पुलिस ने उसको टारगेट किया, किन किन सवालों को पूछा। 32 पन्नों की रिपोर्ट आज नोएडा पुलिस ने पेश किया। आगे क्योंकि देखिए एलविश यादव को अभी जमानत तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, जो उनकी लीगल टीम है ना गुरुग्राम पुलिस के टच में थी, नोएडा पुलिस के टच में थी। एलविश यादव ने जैसे सोचा था कि वो सागर ठाकुर के पास गया तो उसके साथ मारपीट करके वापस गुरुग्राम जाके उसने वीडियो बनाया था। और सबसे बड़ी बात महेंद्र ये है ना कि इतने समय से ये केस चल रहा है और दिन ब दिन हमने देखा कि एलविश यादव की बदतमीजियां बढ़ती ही चली गई। कहीं ना कहीं आइडिया नहीं था एलविश यादव को कि वो सलाखों के पीछे होंगे। जिस सिस्टम की वो बात करते थे उनको लगता था कि वो सिस्टम उन्हीं के अंडर है, लेकिन आज पता चला है कि वो भी सिस्टम के अंडर है। बिल्कुल देखिए क्योंकि मामला 3 नवंबर 2023 का है और आज 19 तारीख है यानी कि 19 मार्च, 1 महीने 40 दिन हो चुके थे इस मामले को लेकर। मगर जिस दिन एलविश यादव को गिरफ्तार किया था टोटल महीने का जितना वक्त हो गया था, इस दौरान अगर पुलिस आती तो एलविश यादव के ऊपर चार्जशीट लगा देती और इसी दौरान उसको पूछताछ से बुलाती कि आखिर आप हिंगिक मामलों में शामिल हो, आप अपनी गवाही दीजिए। मगर ना पुलिस ने ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। महेंद्र आप बने रहिएगा हमारे साथ।
देखिए, आज से एल्विश यादव का विवादों से नाता नहीं है, उन पर उनसे पहले भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्या बैकग्राउंड है, क्या केस हिस्ट्री है एल्विश यादव की। 2 मामले पहले से चल रहे हैं, FIR दर्ज है। रेव पार्टी, सांपों के जहर के धंधे का आरोप है। नवंबर 2023 में नोएडा में रेव पार्टी पर छापा पड़ा और रेड में 9 जिंदा सांप, 20 ml जहर मिला था। रेव पार्टी से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और दूसरा मामला 20 सांपों के साथ वीडियो बनाने का है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था। गुरुग्राम कोर्ट से दूसरे मामले में फैसला आना है। मीडिया कर्मियों को धमकाया, गाली गलौज किया गया, ये तीसरा मामला है। ये बदतमीजियां भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। हमने देखा कि लगातार वीडियो सामने आ रहे थे जिसमें डराते धमकाते नजर आ रहे थे एल्विश यादव। और महेंद्र माही मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं इस पर डिटेल्ड जानकारी के साथ। महेंद्र, अभी ये जो मामला एक्सपोज हो चुका है उसके बाद हमने देखा जो पेरेंट्स हैं एल्विश यादव के, उनका कहना है कि पैसे से वो इतने साउंडेड नहीं है। ये जो स्वैग दिखाने की कोशिश होती है, उसके इनकम के बारे में उसके पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो एक शो ऑफ करने की कोशिश है एल्विश यादव की तरफ से, ये क्या एक झूठा शो ऑफ है या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? देखिए, पेरेंट्स की बात करें तो माँ बाप की जो बात करें तो एल्विश यादव क्या काम करता था, मुझे लग रहा है एल्विश यादव यूट्यूब के अलावा जो गाने करता था वो उसने अपने माँ बाप को जरूर बताया था, अपने माता पिता को बताया था कि मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे वीडियो और कुछ मेरे गाने। मगर इसके पीछे सांपों की तस्करी करना, रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराना जिसमें विदेशी महिलाएं आती हैं, ऐसे प्रतिबंधित सांप का इंतजाम कराना जो कि बिल्कुल भारत में विलुप्त हो चुका है। इन सब चीजों से मुझे नहीं लग रहा कि एल्विश यादव ने अपने माँ बाप को बताया होगा। और जो जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, यानी कि एल्विश यादव के पास तमाम ऐसी लग्जरी गाड़ियां हैं जो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन पे भी नहीं होती। उन पे फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत 50 लाख से अधिक है, उन पे BMW गाड़ी है जो कि 80-90 लाख से ऊपर है, उन पे एक नई गाड़ी उन्होंने ली है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है। और ये बात एल्विश यादव अपनी वीडियो में खुद बता रहे थे कि मैंने एक नई गाड़ी ली है। मगर आज जब उनके मम्मी पापा ये बयान दे रहे थे कि एल्विश यादव के पास कोई गाड़ी नहीं है, वो केवल रेंटेड है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एल्विश यादव के जो मम्मी पापा हैं या तो वो समझना नहीं चाहते या वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जो एल्विश यादव ने किया वो गलत किया। कहीं ना कहीं जो उसके मम्मी पापा हैं वो इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और बस ये चाहते हैं कि जो उस पर ब्लेम लगे वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो मेनका गांधी ने उस पर ब्लेम लगाया एल्विश यादव पे वो सरासर गलत है। तमाम जो एविडेंस मिले वो गलत है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हमारा बच्चा कर रहा था वो बिल्कुल यूट्यूब वीडियो बनाता है और उसकी कपड़ों की दुकान है। तो इन सब चीजों को लेकर एल्विश यादव के माता पिता कहते हैं। मगर क्योंकि गंभीर मुकदमा नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के तौर पर दर्ज किया है NDPS एक्ट के तहत, यानी कि अगर इसमें एल्विश यादव दोषी पाए जाते हैं तो उनको कम से कम 10 साल की सजा इसमें भुगतनी होगी। और सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि NDPS एक्ट जब लगाया जाता है जब आप ड्रग्स की तस्करी करते हैं या जो ड्रग्स होता है वो खुद सेवन करते हैं और लोगों को इसका सेवन करवाते हैं। अगर आप खुद सेवन करते हैं तो इस मामले में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर आपको 10 साल की सजा होती है। अगर आप उस ड्रग्स का लोगों को सेवन करवाते हैं यानी कि आपके साथ 8-9 लोग हैं तो उसमें आपको 20 साल की सजा हो सकती है। यानी कि इस मुकदमे के बाद कहीं ना कहीं एल्विश यादव बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसके तमाम जो साथी जो आए दिन उसके साथ रहते थे, चाहे एल्विश यादव मारपीट करे, चाहे नोएडा की बात करे, गुड़गांव की बात करे, उसमें तो उसके साथ रहते थे। मगर जब पता चला कि एल्विश यादव के ऊपर एक गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है, तो इस दौरान सारे जो उसके दोस्त थे जो कि अपने आप को उसके साथ बाउंसर बोलते थे, बॉडी बिल्डर बोलते थे, उसके बिल्कुल एक पूरी की पूरी ट्रॉल आर्मी थी जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रही थी। और जब से जेल की सलाखों के पीछे एल्विश यादव पहुंचा है उसके बाद एक खामोशी है, एक चुप्पी है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब कुछ और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कितना बड़ा है सांपों के जहर का बाजार। जहरीले सांपों के जहर का बाजार बहुत बड़ा है, लगातार ये पैर पसारता जा रहा है। कितना जहरीला सांप उसका उतना ही ज्यादा रेट। सांप का जहर जितना ज्यादा होगा उसके रेट भी उतने ही ज्यादा होंगे। कोबरा के जहर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में सांप के जहर की कीमत करोड़ों में है। कोबरा के 1 लीटर जहर का रेट 1 करोड़ रुपए तक है। दुर्लभ सांपों के जहर की कीमत 2 से 5 करोड़ रुपए तक है। कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 12 से 26,000 रुपए तक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार है। करीब 200 कोबरा से 1 लीटर जहर निकलता है और इस्तेमाल से पहले सांप के जहर को प्रोसेस किया जाता है। इसकी पूरी एक प्रोसेस होती है। अभी आपको हम बताते हैं कि कोबरा जैसे सांपों के जहर का अवैध कारोबार कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये
सांपों के जहर की तस्करी होती है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, जो कि बंगाल बॉर्डर पर होती है, बीते 10 सालों में बीएसएफ ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का सांपों का जहर बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स में किया जाता था। तस्कर सांप के जहर को इस तरह से बोतल में पैक करते थे जैसे ये देखने में किसी परफ्यूम की बोतल जैसा लगता था। पूर्वी भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर वन्यजीव मूल वस्तुओं और पशु शरीर के अंगों के तस्करों के लिए एक अड्डा बना हुआ है। बांग्लादेश सीमा से अवैध तस्करी का 20 अरब डॉलर का सालाना कारोबार होता है। इसमें सांप का जहर भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि सांप का जहर किन किन जगहों पर अब ये पैर पसारता चला जा रहा है। ये ऑल ओवर नेशन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि इस जहर की जो कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है। युवा इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। एल्विश यादव जैसे लोग जो इस तरह के केसेस में जब मजबूती से पकड़े जाते हैं, जब सलाखों के पीछे जाते हैं, तो एक सबक भी मिलता है कि अगर आप नशा करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, तो फिर आप कानून से ऊपर नहीं है। आपको सख्त से सख्त सजा होगी, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और इस एक्ट के जरिए अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर जमानत की संभावनाएं बेहद कम है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन मिलते हैं।